हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने डिसाइड किया था अपनी लास्ट क्लास में कि हम इस चैप्टर को, यानी चैप्टर कौन सा, चैप्टर नंबर 2 और 3 जो कि मर्ज होकर अब एक न्यू चैप्टर बन गया है, तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हम दोनों को इकट्ठा करके एक न्यू चैप्टर के हिसाब से एक ही बार में पढ़ाएंगे। तो आज हमने इसका पार्ट 2, जैसा कि पिछली बार डिसाइड किया था कि पार्ट 1, 2, 3 में हम इस चैप्टर को दोनों को खत्म कर देंगे। तो आज हमने इसका पार्ट 2 तैयार किया है, जिसमें कि लास्ट टाइम पे जो 2 टॉपिक्स आपके बच गए थे आपके लास्ट चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 2 से एनसीईआरटी के हिसाब से, वो था आपका 2 ध्रुवीयता का अंत। इसमें 2 टॉपिक्स आपके बच गए थे, जिसमें से एक टॉपिक है संघर्ष और तनाव और लास्ट टॉपिक है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका संघर्ष और तनाव। संघर्ष और तनाव कैसे, जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कि शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के परिणाम के बाद ये टॉपिक आता है संघर्ष और तनाव। क्योंकि अब साम्यवादी देश, पूर्व सोवियत संघ के जो जितने भी गणराज्य थे, जिन गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बना था, अब वो उससे स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन उन गणराज्यों पर अब बाहरी ताकतों का, बाहरी आपसी पड़ोसी राज्यों का उन पर नजर थी, क्योंकि इन गणराज्यों में प्राकृतिक संसाधन की विशाल भंडार उपलब्ध थे, जिसके कारण ये आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। इसी कारण से इन गणराज्यों में संघर्ष और तनाव उत्पन्न हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार यहां उपलब्ध थे, जिसके कारण और राज्यों के, पड़ोसी राज्यों के आकर्षण का केंद्र थे। इसी कारण से ये संघर्ष और तनाव उत्पन्न हुआ। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है यहीं पर। अब हम आते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। देखिए, क्योंकि अब सोवियत संघ समाप्त हो चुका है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है, तो हमें यह जानना जरूरी है कि सोवियत संघ का भारत के साथ रिलेशन कैसा था। इसको जानने के लिए हम 4 चीजें पढ़ेंगे, 4 चीजें जानेंगे, जिसमें सबसे पहला सोवियत संघ के भारत के साथ आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सैन्य संबंध और लास्ट है आपका सांस्कृतिक संबंध। देखिए, सबसे पहले है इसमें आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध कैसे, तो आर्थिक संबंध इस हिसाब से कि जब भारत ने अपना विकास करना शुरू किया, यानी भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आज जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुनते हैं, उस कंपनियों ने जब अपना स्टार्टअप शुरू किया, तो उस टाइम पर उनको संसाधन की, उनको पैसे की, जो भी चीजों की जरूरत थी, वो उस टाइम पर वो हेल्प किसने की, सोवियत संघ ने की। जैसे कि आपकी भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम की जितने भी इस्पात संयंत्र और जितने भी आज के बड़े बड़े कारखाने उपलब्ध हैं इंडिया में, उस समय पर इन कारखानों को स्टार्ट करने पे, इन कारखानों की नींव को मजबूत करने में किसने मदद की, सोवियत संघ ने मदद की। और एक चीज और आर्थिक संबंध में यह था कि जिस टाइम पर भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, उस टाइम पर रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ सोवियत संघ ने व्यापार किया। तो ये 2 चीजें थी इंपॉर्टेंट, जो आपके आर्थिक संबंध को शो करती हैं। अब आते हैं राजनीतिक संबंध पे। राजनीतिक संबंध कैसे, देखिए, जिस टाइम पर कश्मीर का मुद्दा चला, संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मुद्दा गया 1947 में जब भारत आजाद हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान ने उस पे भारत पर आक्रमण किया और कश्मीर को अपने हिस्से में लेने की कोशिश की, तो कश्मीर का जो दबदबा था, कश्मीर पर जो दावा था, भारत के रुख का समर्थन किसने किया संयुक्त राष्ट्र संघ में, सोवियत संघ ने किया। किसने किया, इस पूर्व सोवियत संघ ने किया। और दूसरी चीज ये थी कि सोवियत संघ ने 1971 में भी जब भारत की पाकिस्तान के साथ भारत पाक युद्ध हुआ, उस टाइम पर भी सोवियत संघ ने भारत की सहायता की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति की अप्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से उसका समर्थन किया। तो ये चीजें थी आपकी, जिसको किसको शो करती हैं, वो आपकी राजनीतिक संबंध को शो करती हैं। अब आते हैं हम सैन्य संबंध पे। देखिए, जब भारत के पास सैनिक साजो सामान नहीं था, उस टाइम पर सोवियत संघ ने उसको अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी दी, जो कि और भी कोई देश उस टाइम पर देने को भारत को तैयार नहीं था। यानी ऐसे समय पर सैन्य टेक्नोलॉजी दी जब कोई अन्य देश ही शायद भारत को अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी देता। और दूसरी चीज थी कि इसके बाद भी दोनों देशों ने मिलकर बहुत से ऐसे समझौते किए, जिसके कारण आगे चल के दोनों ने संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार किए। तो ये था आपका सैन्य संबंध।
अब उसके बाद आते हैं सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध में एक छोटा सा सिंपल सा ये फंडा था कि दोनों सांस्कृतिक फिल्में और वहां की कविताएं जितनी भी थी, कलाकार वो बहुत ज्यादा सोवियत संघ में प्रसिद्ध थे और दोनों देशों के कलाकार और चित्रकार जो भी फिल्म थे, जो भी वहां की फिल्में बनती थी, वो सारी एक दूसरी जगह पर देखी जाती थी और यहाँ के लोग भी एक दूसरी देशों में जाकर यात्राएं करते थे। तो ये चारों थे आपके सोवियत संघ और भारत के संबंध के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। और पेपर में सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको हेडिंग डालनी है और इसको शो करके डिस्क्राइब करना है, जैसा मैंने बताया। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको, तो लिंक में हमारे इन सबके क्वेश्चनों का पूरा एक बक्सा आपको दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने सारे क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। पढ़ाने का सिर्फ पर्पज ये है कि पढ़ते वक्त, उस क्वेश्चन को देखते वक्त आपके दिमाग में ये फट से आए कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो वो याद करने में, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है, तो आपके तरीके को, पढ़ने के तरीके को बदलना, यानी चेंज द वे ऑफ स्टडी। तो देखिए आज ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ आपका। अब हम आते हैं आज एनसीईआरटी के हिसाब से न्यू चैप्टर जो है आपका, वो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब इसमें देखिए समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, क्योंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद दो शक्तियां, महाशक्तियां पटल पे आई। 1991 में वो एक महाशक्ति जो दो में से एक थी, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, अब उसका भी कोई नामो निशान नहीं रहा। तो विश्व में सिर्फ एक महाशक्ति बची, जो थी आपकी अमेरिका। जो कौन सी थी, वो आपकी अमेरिका। अब इसी के बारे में पढ़ना है कि विश्व अमेरिकी वर्चस्व में कैसे जी रहा था, क्या पूरा एक एजेंडा था इसका, क्या पूरा एक प्रक्रिया थी, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि विश्व एक वर्चस्व में जी रहा है। तो उसी को पढ़ने के लिए, उसी को समझने के लिए हमने पूरा आज का कंटेंट तैयार किया। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, उस चैप्टर के कुछ कंटेंट है जो पार्ट 3 तक हम आप इसके पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, लेकिन आज पार्ट 2 में जो हमने कंटेंट तैयार किया है वो आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। नई विश्व व्यवस्था कैसे? क्योंकि अब सोवियत संघ नहीं रहा, जिसके विघटन से ही बहुत सारे देश आश्चर्यचकित थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो विश्व है वो एक नई विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था। बढ़ कैसे रहा था? अब इसमें यही आ गया सिंपल फंडा कि अब अमेरिका ही केवल एक महाशक्ति रह गई थी, अमेरिका का ही दबदबा रह गया था। लेकिन ये अमेरिका की जो शक्ति है वो दो बातों से निर्भर करती है। पहला ये कि अमेरिका तो 1945 से एक महाशक्ति के रूप में आ गया था, लेकिन दूसरा ये कि अमेरिका की जो शक्ति है वो और भी कैसे बढ़ गई जब सोवियत संघ का अंत हो गया। तो जो एक टर्म है, जो एक ये वर्ड है नई विश्व व्यवस्था, इसको किसने दिया था? इस व्यवस्था का नाम दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने। कैसे? तो देखिए एक कहानी थी, उस कहानी को समझते हैं। यह है आपका इराक और यह है आपका कुवैत। इराक ने कुवैत पर कब्जा करने के लिए इस पर आक्रमण किया। अब जब इराक ने कुवैत पर कब्जा करने के लिए इस पर आक्रमण किया, तो इराक को समझाया बुझाया गया कि हाँ भाई, तुम्हारे पास ये परमिशन नहीं है कि तुम इस देश पर कब्जा कर सको या तुम इस पर हमला कर सको। इसको हर प्रकार की समझाने बुझाने की जब राजनयिक कोशिशें तमाम विफल हो गई, नाकाम हो गई, तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर आक्रमण करने की, कुवैत को आजाद कराने की और इस पर सैन्य हमला करने की क्या दी? परमिशन दे दी। लेकिन एक चीज यहां समझने वाली है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने चुप्पी साधी हुई थी और इस दौरान इसने डायरेक्ट फैसला दे दिया कि आप इस पे सैन्य हमला करके, सैन्य कार्रवाई करके इस देश को आजाद करवाइए। तो यही एक नाटकीय परमिशन जो थी, नाटकीय जो इन्होंने आदेश दिया था, इसी को जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इसी टर्म को जॉर्ज बुश ने जो है आपका वो नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। तो नई विश्व व्यवस्था क्या थी? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिया गया, ठीक है, एक टर्म था जो किसके पक्ष में था? जो इस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए फैसले के उसमें था, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर सैन्य हमले की कार्रवाई के दौरान दिया था। उसी को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने क्या कहा? नई विश्व व्यवस्था। ये होता है यहीं पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट। अब उसके बाद आते हैं हम क्लिंटन का दौर। क्लिंटन का दौर, जबकि
प्रथम खाड़ी युद्ध जबकि जॉर्ज बुश जीत चुके थे, जॉर्ज बुश, इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। देखिए एक चीज बताना भूल गया, इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद भी आपके जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जॉर्ज बुश, वो 1992 में बिल क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे उनसे चुनाव हार गए। चुनाव का जो आधार था बिल क्लिंटन का वो था घरेलू राजनीति। उन्होंने घरेलू राजनीति को अपने चुनाव का आधार बनाकर चुनाव जीता और इसी तरीके से 1996 में भी दोबारा, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति का पद होता है वो 4 सालों के लिए होता है, भारत की तरह 5 सालों के लिए नहीं होता, ठीक है। तो 4 सालों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद होता है। तो 1992 के बाद 1996 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और वो दोबारा चुनाव जीत गए, यानी कुल 8 वर्षों तक इनका कार्यकाल अमेरिका पर था। इस कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने यह महसूस किया कि अमेरिका ने अपने आप को केवल घरेलू राजनीति तक ही सीमित करके रख लिया है, ठीक है। सैन्य सुरक्षा, कठोर राजनीति, ठीक है, इस तरफ अमेरिका को कोई ध्यान नहीं है। इसकी जगह अमेरिका ने क्या अपनाया? जलवायु परिवर्तन अपनाया, लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जितनी भी प्रक्रिया थी, इस तरीके के नरम मुद्दे अमेरिका ने अपनाए। लेकिन इसके बावजूद भी इनके दौर में भी अमेरिका जब तब सैन्य हमले के लिए तैयार दिखा। इसी तरीके की 2 घटनाएं इनके कार्यकाल में हुई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें से एक का नाम भी, एक का क्वेश्चन भी पेपर में आता है, वह है आपका ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। पेपर में क्वेश्चन आता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि वो 2 घटनाएं क्या थी। एक 1998 में हुई, दूसरी हुई थी 1999 में। हालांकि एनसीईआरटी में इस घटना का पहले उल्लेख है, इसका बाद में है, लेकिन हम यहां पर पहले इसका उल्लेख करेंगे। 1998 में केन्या और तंजानिया पर, जो कि वहां पर अमेरिका के दूतावास थे, उन दूतावासों के जवाब में अमेरिका द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका 1998 वाली सैन्य घटना। जो दूसरी थी 1999 वाली, सॉरी, वो था यूगोस्लाविया का एक प्रांत था अल्बानिया। वहां पर अल्बानियाई लोगों की बहुलता थी, उन लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन को कुचलने के लिए यूगोस्लाविया ने वहां पर कार्रवाई की, सैन्य कार्रवाई की। इस सैन्य कार्रवाई के लिए, ठीक है, यूगोस्लाविया के ऊपर नाटो जो कि मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था शीत युद्ध में किसका, वो था अमेरिकी का सैन्य संगठन था, ठीक है। इस नाटो ने यूगोस्लाविया पर अल्बानियाई लोगों को बचाने के लिए यूगोस्लाविया पर आक्रमण कर दिया और वहां के अल्बानियाई लोगों को स्वतंत्र कराया, ठीक है। तो ये थी इसकी दूसरी घटना। और यहीं पर ये होता है आपका टॉपिक कंप्लीट, क्लिंटन का दौर। आपको नोट्स में भी दिया जाएगा, लेकिन जो मेन टॉपिक्स थे, वो जो मेन पर्पस था, जो कहानी थी, वो सारी मैंने आपको इसमें समझा दी। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तीसरा है टॉपिक आपका 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, क्योंकि पेपर के पर्पस से भी और वैसे भी हमारी नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे हम कि इस टॉपिक में था क्या, इसमें था क्या। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं 9/11 क्या था। हम इंडिया में डेट लिखते हैं, अगर कोई, जैसे आज हमने डेट लिखी है, कोई भी हम मान लेते हैं, जैसे 5/7/2020, जिसमें 5 जो है वो हमारी डेट हो गई, 7 जो हमारा मंथ हो गया, और ये जो है हमारा वो ईयर हो गया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो है वो डेट हमेशा, जो मंथ है वो मंथ हमेशा पहले लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये जो 9 है वो सितंबर को शो करता है, और जो आपका 11 है वो डेट को शो करता है। यानी इसीलिए कहा जाता है कि 9/11 और आतंकवाद के विश्वव्यापी युद्ध, जो ये टॉपिक है वो इसी से बना है। तो 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को, ठीक है, विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने, जो कि 19 अपहरणकर्ता एनसीईआरटी के हिसाब से दिए गए हैं, 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 व्यावसायिक अमेरिकी विमानों पर उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद उन पर कब्जा कर लिया और उनको उड़ाकर अमेरिका की मुख्य इमारतों के सिद्ध में लेके गए। उनका पर्पस था कि अमेरिका की मुख्य इमारतों को नष्ट करना। तो 4 जो थे विमान जिन पर कब्जा किया गया, उनको 4 विमानों को अमेरिका की मुख्य इमारत से टकराना था, जिसमें से 2 न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी
टावर से टकराए, 2 विमान आपके न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए, तीसरा विमान आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया जो कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय का विभाग था, बिल्डिंग थी सैन्य विभाग का, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इससे टकराया। तीसरा विमान, चौथा विमान भी, ये तीसरा विमान इससे टकराया, चौथा विमान भी आपका अमेरिका के एक मुख्य मार्ग से टकराना था, लेकिन चूक से वो एक पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिर गया, पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया, ठीक है। तो चौथा विमान, ये 4 विमान थे। अब ये इतनी बड़ी घटना हुई, इस घटना के बाद पूरा विश्व हिल गया। अमेरिका अपने आप में, जिसे कहते हैं, वो हिलकर रह गया। इसने अमेरिका की भूमि को इस घटना ने हिलाकर रख दिया, क्योंकि अमेरिका 1776 में एक देश बना, उसके बाद से इतनी बड़ी घटना कभी अमेरिका में देखने को नहीं मिलती। हालांकि 1814 में और 1941 में 2 हमले अमेरिका के पृष्ठभूमि पर हुए थे, जिसमें से ये था वो ब्रिटेन द्वारा किया गया था और ये जापान द्वारा किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका इसको झेलने में सक्षम था, लेकिन इस घटना ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। इस घटना ने 3000 लोगों की जानें ली, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। इस घटना ने अमेरिका के 3000 लोगों की जान गई इस घटना में। अब इसके बाद अमेरिका ने अपने आप को तुरंत तैयार किया, क्योंकि जवाब देना बहुत जरूरी था। इसके बाद ही ऑपरेशन, इसके जवाब में जो ऑपरेशन चलाया गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में क्या था? जिन जिन देशों पर भी, जिन जिन लोगों पर भी इस हमले का शक भी था, उन लोगों को नजरबंद कर दिया गया, ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां ना वो किसी से मिल सकते थे और ना ही किसी से मिलने दिया जा सकता था। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों को भी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लोगों को भी उनसे मिलने की कोई आजादी नहीं थी। तो ये था आपका 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। तो ये टॉपिक था आपका, खत्म हुआ। इस टॉपिक में जो अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ठीक है, वो ये टॉपिक था। अब आते हैं हम इराक पर आक्रमण। इराक पर आक्रमण एनसीईआरटी में आपका टॉपिक है ये। इराक पर आक्रमण कैसे? देखिए, मार्च 2003 में अमेरिका ने एक सैन्य कार्रवाई की जिसे इराकी फ्रीडम का नाम दिया, और इस सैन्य कार्रवाई का नाम दिया, और इस सैन्य कार्रवाई का नाम देकर अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में हालांकि था क्या, जबकि इसकी परमिशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं दी थी, इसके बावजूद भी शो करने के लिए, क्योंकि कोई भी घटना अगर आप कर रहे हैं वो विश्व में उस घटना की चर्चा है, तो आपको कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा कि उस घटना के पीछे आपका मकसद क्या था। तो अमेरिका ने जो अपना मकसद शो किया वो ये था, सामूहिक जनसंहार के हथियारों को बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया है। हालांकि बाद में जब जांच हुई और इन सब साक्ष्य जब सामने निकल कर आए, उन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा गया कि ऐसा कोई साक्ष्य इराक में नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जा सकता हो कि इराक में सामूहिक जनसंहार के जो हथियार हैं वो बनाए जा रहे थे। और इसके बाद साफ विश्व में यह सामने निकल कर आया कि अमेरिका का इस हमले के पीछे मेन मकसद क्या था। वो मेन मकसद था दो मकसद थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला, हाइड्रोकार्बन यानी तेल भंडार जो थे उन पर अमेरिका इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहां पर, वो ये थी कि अमेरिका इराक में अपनी मनपसंद सरकार स्थापित करना चाहता था। यानी 2 चीजें थी जो अमेरिकी इराकी फ्रीडम के नाम से जो अमेरिका ने सैन्य हमला इराक पर किया था, उसके 2 मकसद थे। पहला, तेल भंडारों पर कब्जा, दूसरा अपनी मनपसंद सरकार वहां पे स्थापित करना। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक भी यहीं पर क्लियर होता है। अब हम आते हैं अगले 5वें टॉपिक पे, जो आज का 5वां टॉपिक है वो है वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ, वर्चस्व
क्योंकि अब सोवियत संघ का नामो निशान नहीं रहा, सिर्फ अमेरिका एक ताकत बन के रह गया है। तो वर्चस्व का जानना बहुत जरूरी है। वर्चस्व चीज क्या थी, वर्चस्व का अर्थ क्या था। तो वर्चस्व का जो वास्तविक और शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का केवल एक ही केंद्र होता है और उसके द्वारा ही विश्व प्रभावित होता है बहुत से मामलों में, हर किसी मामले में, हर किसी क्षेत्र में, तो उसे कहा जाता है वर्चस्व। तो यह है आपका वर्चस्व का अर्थ, यानी अंतरराष्ट्रीय फलक पर, अंतरराष्ट्रीय पटल पर जब शक्ति का मात्र केवल एक ही केंद्र हो तो उसे कहा जाता है वर्चस्व, और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को वो प्रभावित करे। तो अब हम समझते हैं, क्योंकि वर्चस्व का जो यूज है वो वहां पे किस लिए किया गया है, अमेरिका के लिए किया गया है, क्योंकि अमेरिका अब एक महाशक्ति रह गई थी विश्व में, ठीक है। तो अमेरिका के लिए वर्चस्व का यूज किया गया है। तो अब हम जानेंगे अमेरिका का वर्चस्व सैन्य, आज का जो टॉपिक है, हालांकि सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, लेकिन हम ये समझेंगे सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व का क्या अर्थ है अमेरिका के बिहाफ पे, ठीक है। तो देखिए सैन्य शक्ति यानी अमेरिका की आज जितनी भी सैन्य क्षमता है, आज उसकी जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है उसकी सैन्य शक्ति, वो क्या है, वो जो रीढ़ मानी जाती है वो क्या है, वो सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति ही है। सैन्य शक्ति के मुकाबले ही आज अमेरिका, जितनी पावर अमेरिका ने इकट्ठा की है, जितनी आज दबदबा विश्व पर है, वो सारा किसके कारण है, अमेरिका की सैन्य शक्ति के कारण है। देखिए अब सैन्य शक्ति में भी अमेरिका के पास पावर कैसे है, यानी अमेरिका के पास इतनी पावर है कि अमेरिका अपनी सेना को युद्ध भूमि से दूर रख के भी उसके शत्रु को उसके घर में पंगु बना सकता है, यानी अपाहिज कर सकता है। इतनी क्षमता है अमेरिका के पास। अमेरिका की सैन्य शक्ति के मुकाबले अन्य कोई भी देश उसके आसपास भी नहीं भटक सकता, यानी इतनी पावरफुल है उसकी सैन्य शक्ति। दूसरा ये, और जो इसका मेन टॉपिक है, कि अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देश जितना मिलकर अपनी सैन्य शक्ति पर खर्च करते हैं, उससे कई ज्यादा अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता पर खर्च करता है। इसके बावजूद पेंटागन भी अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने रक्षा मंत्रालय, अपने रक्षा विभाग पर खर्च करता है, टेक्नोलॉजी पर, जिसे प्रौद्योगिकी कहते हैं, उस पर खर्च करता है। तो इसी कारण अमेरिका की जो है वो आपकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी चढ़ी है। तो ये है आपका आज का टॉपिक, ये था आपका, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये कंटेंट आपका पूरा क्लियर होता है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आएंगे वो सारे हम आपको नोट्स बना के अपने लिंक में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर कोई भी डाउट आता है एनी टाइम, कभी भी, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है लिंक में, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि हम आपके लिए इतना कंटेंट तैयार करेंगे कि आपको पेपर में बैठने के बाद क्वेश्चन कम लगेंगे लेकिन आपके पास आंसर बहुत ज्यादा होंगे उसके लिए लिखने के लिए। तो देखिए इसके लिए आपको हमारे लिए सिर्फ इतना करना है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा इसको, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पढ़िए, उतना ज्यादा समझिए। उसके लिए हमने आपके लिए पूरा ये कंटेंट तैयार किया है। तो थैंक यू सो मच।